नमस्कार साथियों। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की चर्चा करने वाले हैं। यह 10th क्लास में साइंस का पहला ही चैप्टर है जो हमारे लिए बेहद खास एवं महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, पटवारी, पुलिस भर्ती परीक्षा, पीएससी, सीडीएस एग्जाम में भी। हम इस चैप्टर को 10th लेवल के हिसाब से पढ़ने वाले हैं और जानेंगे केमिकल रिएक्शन है क्या और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की कि केमिकल रिएक्शन है क्या, रासायनिक अभिक्रिया है क्या। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंस चेंजेस इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। यानी कहने का मतलब जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जब मिल जाते हैं और वो एक या एक से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे क्या होता है कि सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन जब मिलते हैं तब जाकर NaCl यानी नमक बनता है। चलिए हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की यानी रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या हैं। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया किसी भी चीज़ में होती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी वो जैसा रहता है उससे अलग हो जाता है। जैसे हमने एक कागज़ का टुकड़ा लिया तो कागज़ का टुकड़ा लिया और इसको क्या कर दिया, जला दिया। तो कागज़ के टुकड़े को जब हमने जलाया तो ये क्या हो जाएगा कि जलाने के बाद राख हो जाएगा। कागज के टुकड़े को जब हमने जलाया तो वो राख हो गया। तो देखो कि वो पहले कागज था, अब वो राख हो गया, यानी उसकी अवस्था चेंज हो गई। रंग में परिवर्तन, पहले कागज ये किसी और दूसरे कलर का था लेकिन राख होने पर ये काला काला हो जाएगा। गैस का उत्सर्जन, यानी जब हम किसी चीज को जलाएंगे या कुछ भी करेंगे, केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा कि गैस भी निकलेगी। साथ ही साथ चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। चलिए हम एक मैग्नीशियम रिबन का एग्जाम्पल लेकर इसको थोड़ा समझते हैं। चलिए हम इस एक्टिविटी को समझते हैं, मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी को, जिसमें अपन को 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेना है और रेगमाल से रगड़कर साफ कर देना है और इसे चिमटे से ठीक तरीके से पकड़कर बर्नर में इसको जलाना है यानी दहन करना है। और इससे बनी राख को क्या करना है कि वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेना है और मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखना है, यानी अच्छे से, यानी आँखों से दूर रखना है कि जिससे कोई नुकसान ना हो। इस वाले चित्र में देखिए कि मैग्नीशियम रिबन को एक चिमटे से पकड़े हुए हैं और उसको बर्नर से जलाया जा रहा है और नीचे ये जो कटोरी टाइप की वॉच गिलास रखा है और इसमें ये जो छोटा छोटा पाउडर है, सफ़ेद कलर का पाउडर जिसको हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला है। तो क्या है कि जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी तो क्या होगा कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। हमने इस एक्टिविटी में यह समझा कि जब केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम रिबन के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो उनमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिनमें स्टेट का चेंज हो जाना यानी अवस्था में परिवर्तन हो जाना, उसके रंग में चेंज हो जाने यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसका पाउडर सफ़ेद रंग का हो जाता है, गैस का निकास यानी गैस भी निकलती है, साथ ही साथ तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। चलिए हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की यानी रासायनिक समीकरण बनते कैसे हैं। कि जैसे हमने क्या किया कि कोई दो प्रोडक्ट ले लिए ए और बी, और जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो एक प्रोडक्ट मिल रहा है ए बी, और ये अपन ने दो चीज़ें ली हुई हैं ए और बी, तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हो रही है तो अपन को प्रोडक्ट मिल रहा है ए बी। अब जैसे देखो कि अपन ने जो दो चीज़ें ली हुई है केमिकल इक्वेशन के लिए ए और बी, और उसके बीच में प्लस का निशान लगा है और साथ ही साथ एक ये एरो का निशान लगा है और ये पीछे ए बी लिखा है।
तो देखो जो एरो के इस साइड वाला पार्ट होता है यानी जो A+B लिखा है वो रिएक्टेंट यानी अभिकारक कहलाता है, और जो एरो के इस साइड वाला है AB लिखा है ये प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहलाता है। मतलब इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि जो ये प्लस वाला निशान होता है इसको हम कभी केमिकल इक्वेशन में प्लस नहीं पढ़ते, प्लस माइनस हम मैथमेटिकल इक्वेशन में पढ़ते हैं, लेकिन केमिकल इक्वेशन में कभी भी हम प्लस माइनस नहीं पढ़ते। हम इसको पढ़ेंगे कि A रिएक्ट विथ B टू गेट AB, यानी A B के साथ रिएक्ट कर रहा है यानी उसके साथ अभिक्रिया कर रहा है और उसको क्या मिल रहा है AB। जब A और B दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो AB प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने कार्बन और ऑक्सीजन का लिया कि कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे में रिएक्ट कर रहे हैं, तो जब एक दूसरे में दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे रिएक्टेंट, और जब दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो अपन को क्या प्रोडक्ट मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोडक्ट हो गया। एक और एग्जांपल समझते हैं, जो अपन ने अभी जस्ट मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ा, उसमें मैग्नीशियम रिबन थी और हमने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, तो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गेट अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको मिलेगी। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा रिएक्टेंट कहलाएगा, जिसको हम अभिकारक कह रहे हैं रिएक्टेंट, और ये वाला कहलाएगा प्रोडक्ट। अब हम केमिकल इक्वेशन के बाद बैलेंस इक्वेशन पर आते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि जो केमिकल इक्वेशन बनाते हैं उसको बैलेंस किस तरीके से करते हैं, लेकिन हम उसके पहले उसकी इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं कि आखिरकार उसकी इम्पोर्टेंस है क्या। अभी जैसे क्या है कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट मीन्स टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि क्या होता है कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। सीधी सीधी सी बात कही जाए कि जो अपन दो चीज़ों के बीच में केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो उनसे जो प्राप्त प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें भी कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। जैसे इस इक्वेशन में देखिए कि ये ZnH2SO4 ZnHSO4 प्लस H2, इसमें देखिए कि Zn यानी जिंक और इस साइड प्रोडक्ट में जिंक, तो दोनों तरफ एक एक है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखिए कि इस साइड 2 है और इस साइड भी 2 है। सल्फर इस साइड भी एक है इस साइड भी एक है, और ऑक्सीजन 4 है और ये भी 4 है। तो यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी द्रव्यमान में ना तो कोई विनाश हो रहा है ना ही कोई निर्माण हो रहा है। किसी भी इक्वेशन को अपन को चेक करना हो कि वो बैलेंस है यानी संतुलित है कि नहीं है, उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि इस टाइप की अपन टेबल बना लें, इस टाइप की टेबल बना लें, और जो रिएक्टेंट वाले केमिकल्स हैं जैसे जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो उनको इधर लिख लें। और फिर प्रोडक्ट वालों चीज़ों को एक साथ अपन देखेंगे कि जैसे Zn यानी जिंक अपन को इस साइड रिएक्टेंट में 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन इस साइड 2 है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी 2 है। सल्फर रिएक्टेंट में 1 है तो प्रोडक्ट में भी 1 है, और ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी 4 है। यानी दोनों चीज़ों में अपन देख रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों चीज़ें एक जैसी मिल रही, यानी ये इक्वेशन कैसी कहलाई बैलेंस इक्वेशन। अब हम इसको देखना है कि कोई भी इक्वेशन बैलेंस नहीं होती, कई बार क्या होता है कि बैलेंस इक्वेशन नहीं होती, तो उस इक्वेशन को अपन को बैलेंस किस तरीके से करना है वो अपन जानते हैं। जैसे ये एक इक्वेशन दी हुई अपन के एग्जाम्पल के तौर पर, फेरस यानी Fe आयरन है प्लस वाटर टू गेट अ Fe3O4 प्लस H2, यानी कि जो फेरस है आयरन रिएक्ट विथ वाटर टू गेट अ फेरस ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन मिल रहा है। तो इसमें चेक करें कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो अपन ने क्या किया कि रिएक्टेंट की चीज़ें लिख ली, Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब रिएक्टेंट में देखें कि Fe यानी आयरन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। अब इधर पर देखें कि Fe यानी आयरन कितना है
3 है। ऑक्सीजन के साथ 4 लगा है तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन कितना है 2। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो फेरस यानी आयरन है Fe रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 3 है। हाइड्रोजन अकेला दोनों में बराबर है और ऑक्सीजन भी दोनों में बराबर नहीं है, यानी एक साइड 1 है और एक साइड 4 है। तो यानी कि ये दोनों तरफ देख रहे हैं अपन कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और ये इक्वेशन कैसी कहलाई, अनबैलेंस इक्वेशन कहलाई। तो हमको इसको बैलेंस करना है। अब अपन देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो आयरन है तो आयरन इस साइड 1 है और इस साइड 3 है। तो सबसे पहले अपन आयरन को बैलेंस करेंगे, यानी आयरन को बैलेंस करने के लिए अपन 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस H2O 2 Fe3O4। अब यहाँ पर देखिए कि अपन ने क्या किया कि सबसे पहले आयरन लिखा, फिर हाइड्रोजन लिखा, फिर ऑक्सीजन। अब ये यहाँ पर रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में देखो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी 3 हो गया, इस साइड भी 3 हो गया। ये तो 2 है तो इसको अभी ज़्यादा चेंज करना नहीं है। अपन ऑक्सीजन पर देखते हैं कि यहाँ पर देखो कि ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यानी अपन को ऑक्सीजन इधर भी 4 करने होंगे। तो अब क्या होगा कि 3Fe रिएक्ट विथ, अब वाटर में क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4H2O 2 Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पर देखो कि हमने क्या किया कि वाटर में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया और यहाँ पर भी 4 हो गया। लेकिन अब देखो कि हाइड्रोजन में थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई। वो गड़बड़ी क्या आ गई कि हाइड्रोजन अभी इस साइड 2 था और इस साइड भी 2 था, लेकिन जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया इस वाटर में पूरे में तो क्या होगा कि 4 दूनी 8, यानी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए और यहाँ पर अभी 2 ही हैं। तो अब क्या करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कि 3Fe रिएक्ट विथ 4H2O टू गेट Fe3O4 प्लस, अब यहाँ पर H2 है, ठीक है, इसको हमको 8 बनाना है तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या क्या हो गया 8 8 हो गया। ठीक है, तो अब इस तरीके से जो ये वाली इक्वेशन कहलाई फाइनल इक्वेशन 3Fe प्लस 4 यानी रिएक्ट विथ H2O टू गेट Fe3O4 4H2। तो जो ये वाली इक्वेशन होगी ये फाइनल इक्वेशन होगी जो कि पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस होने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ दोनों तरफ ये सेम सेम है। आयरन है तो इस साइड भी 3 इस साइड भी 3, हाइड्रोजन है 8 8 और ऑक्सीजन 4 4, ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम, यानी कि इक्वेशन क्या कहलाई बैलेंस कहलाई। अब हम बात कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते कितने हैं। तो नॉर्मली कितने होते हैं 4 होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम इन चारों के बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे पहले नंबर पर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब यानी संयोजन, और संयोजन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा कि जब दो चीज़ें यानी दो केमिकल्स में आपस में जब रिएक्शन होगा तब जाके वो कोई एक नई चीज़ बनाएंगे। यानी कॉम्बिनेशन का मतलब अपन कह सकते हैं कि वो आपस में जुड़कर एक नई चीज़ बना रही हैं। जैसे क्या बोलेंगे हम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन अलग चीज़ है और ऑक्सीजन अलग चीज़ है। जब दोनों आपस में मिलकर रिएक्ट कर रहे हैं तो कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वाली प्रोसेस को क्या कहेंगे अपन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अपन डेफिनेशन की चर्चा करते हैं कि डेफिनेशन कह रही है कि रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। सिंगल का मतलब सिर्फ अकेला, फॉर्म
टू और मोर रिएक्टेंट इज नॉन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। यानी कि जब कोई दो चीज़ें या दो से अधिक चीज़ें मिलती हैं तब जाकर एकल उत्पाद यानी कोई एक ही चीज़ बनाती हैं। अब देखो, जैसे अपन ने कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया, वैसे अपन क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी का लेते हैं कि बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड है और ये वाटर है H2O। तो जब दोनों रिएक्ट करा रहे हैं, तो जब दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। बस, तो क्या क्या कर रहे हैं अपन कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करा रहे हैं। जब दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं तो अपन को कोई एक चीज़ मिल रही है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको अपन थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। जैसे अपन ने एक रिएक्शन देखी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। यानी कहने का मतलब कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो बुझा हुआ चूना होता है। जब हम घरों में पुताई करते हैं तो जैसे आपको सामने एक सफ़ेद सफ़ेद कलर की एक छोटी सी दीवार दिख रही है, तो ये क्या कहलाएगा, जो सफ़ेद सफ़ेद कलर का दिख रहा है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम बुझा हुआ चूना कह रहे हैं। तो क्या करते हैं कि जब अपन घर में पुताई करते हैं, जिसको नॉर्मली गांव की भाषा में कलई कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना को अपन कलई कहते हैं, तो उसको क्या करते हैं कि जब पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है कि उसके साथ थोड़ी देर बाद देखना कि उसमें हीट भी बनती है, और हीट बनने के साथ देखो कोई भी बर्तन में अपन ने डाला कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना डालते हैं तो थोड़ी देर बाद वो बर्तन गर्म भी हो जाता है, तो हीट भी मिल रही है, और साथ ही साथ क्या मिल रहा है कि बिना बुझा हुआ चूना। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन क्या करते हैं, घरों की दीवार में पोतते हैं, सफेदी करने के लिए इसको अपन पोतते हैं। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, जिसको हम वियोजन अभिक्रिया कह रहे हैं। डिकम्पोजिशन का शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं, वियोजन का शाब्दिक अर्थ अपन ये कह सकते हैं टूटना। कोई एक चीज़ है वो दो या दो से अधिक चीज़ों में टूट सकती है, यानी दो या दो से अधिक पार्ट हो सकते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक चीज़ें बनकर मिलकर एक चीज़ बना रही थी, वैसे क्या है कि इसमें एक चीज़ से टूटकर दो या दो से अधिक चीज़ें बन सकती हैं। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन है कि आ सिंगल रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट होगा वह सिंगल होगा, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन यानी टूटना, तो ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, इट इज नॉन एज डिकम्पोजिशन। सिंपलर प्रोडक्ट का मतलब कि वो टूटकर दो या दो से अधिक चीज़ों में बट गया है। हिंदी में समझते हैं कि जैसे एकल अभिक्रमक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया। कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि कोई एक चीज़ है, जैसे यहाँ पर देखो फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है, और जब हीट करते हैं तो अपन को एक फेरस ऑक्साइड मिलती है, फेरिक ऑक्साइड, और SO2 और SO3। तो देखिए कि एक चीज़ है और वो टूटकर तीन चीज़ों में बट गई, इसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया। ऐसे क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हम चूना पत्थर कहेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट को भी अगर हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को भी अगर अपन हीट करते हैं, हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो अपन को एक बुझा हुआ चूना, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कह रहे हैं, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक चीज़ है और वो क्या कर रही है कि दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि ये क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थापित हो जाना, ठीक है। तो इसको अपन समझते हैं कि व्हेन आ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace or push out a less reactive element from a compound is known as called as displacement reaction। यानी कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी एक्साइट कर देते हैं। तो जैसे हिंदी में समझते हैं कि जब अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम
प्रतिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। यानी जो अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व होता है वो एक कंपाउंड से यानी यौगिक से कम प्रतिक्रियाशील तत्व को अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। अभी जैसे ये इक्वेशन है, आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है, तो आयरन और कॉपर सल्फेट एक दूसरे से रिएक्ट करा रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि जो आयरन होता है, आयरन मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी कॉपर की जगह आयरन ले लेता है और आयरन यहाँ पर सल्फेट के बगल में आ जाता है। यानी आयरन रिएक्टिव विथ कॉपर सल्फेट टू गेट अ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, और ये कॉपर क्या हो जाता है कि अलग हो जाते हैं, यानी ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ऐसे दूसरी इक्वेशन में देखिए कि जो जिंक है, तो जिंक मोस्ट रिएक्टिव यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये क्या कर रहा है कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट यानी कम प्रतिक्रियाशील तत्व को अलग कर रहा है, और ये वाला आकर यहाँ पर हो जाता है, यानी फिट हो जाता है और जिंक सल्फेट बन जाता है। अब इसी को अपन एक एक्टिविटी से समझते हैं थोड़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। जैसे ये एक्टिविटी दी हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, विस्थापन अभिक्रिया की, जिसमें अपन को 3 लोहे की कील लेनी है और उनको रेगमाल से रगड़कर अच्छे से साफ कर लेना है, और फिर 2 कीलों को अच्छे से अपन को धागे से बांध लेना है, और 2 परखनलियाँ लेनी है जिनको अपन ने नाम दे दिया ए और बी से चिन्हित कर दिया, और उन परखनलियों में 10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, और उनमें क्या करना है कि दोनों खीलों को एक एक करके अच्छे से आराम से डुबो देना है, वो भी कम से कम 20-20 मिनट के लिए, ठीक है। और ये जो बची हुई एक खील है उसको अपन को बाहर रखना है। तो अपन को क्या देखने को मिलता है इसके बाद, जैसे ये देखो इसमें दिख रही होगी एक खील ठीक ठाक है, जो अपन ने बाहर रखी थी वो इस तरीके की दिख रही है, और जो अपन ने क्या किया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से बाहर निकाली उसका रंग कैसा हो गया, भूरा रंग हो गया, और जो कॉपर सल्फेट का रंग था वो नीला हो गया। यानी अपन ने क्या किया, जो कील निकाली कॉपर सल्फेट से, तो जो कील का रंग था वो कैसा हो गया, भूरा हो गया, और जो इसके अंदर बचा अकेला कॉपर है तो इसका रंग कैसा हो गया, नीला हो गया। तो इसमें अपन ये कह सकते हैं कि जो कील थी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में गई और उससे सल्फेट को क्या किया कि अपने साथ ले लिया और कॉपर को अकेला छोड़ दिया। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद जो आखिरी रिएक्शन बची हुई है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया कह रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि इन विच 2 केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग आयंस टू प्रोड्यूस 2 न्यू मॉलिक्यूल्स। यानी कि जब 2 रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, यानी कि जैसे ये सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, तो आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, तो उनके आयन परस्पर बदल जाते हैं। आयन परस्पर बदलने का मतलब जो ये सोडियम है और ये बेरियम है, ये क्या होगा, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा और ये पहुँच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी सोडियम की जगह बेरियम ले लेगा और बेरियम की जगह सोडियम ले लेगा। जैसे देखो कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हमने रिएक्ट कराया तो क्या मिला, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो सोडियम था वो बेरियम की जगह पर आ गया और बेरियम सोडियम की जगह पर पहुंच गया। तो इसी को हमने क्या किया, इसी को कहते हैं अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी क्या हो रहा है कि दोनों चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, इसको हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा। यहाँ पर अपन ने चारों रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन क्या है, यानी उपचयन। ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। ऑक्सीडेशन होता क्या है,
कि इफ सब्सटेंस गेन्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, यानी इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या होता है कि सब्सटेंस रिएक्शन के टाइम पर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, सब्सटेंस में रिएक्शन के टाइम पर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे क्या है कि कॉपर है और कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, तो देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल जा रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो कॉपर में देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। वैसे ही ठीक इसी के बाद रिडक्शन, अपचयन, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन लूज हो जाता है, कि इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, लूज होने का मतलब ऑक्सीजन अलग हो जाता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, लेकिन रिडक्शन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जैसे क्या है कि ऑक्सीडेशन में अपन को कॉपर ऑक्साइड मिला, यानी CuO, इसको हमने क्या किया कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या है, कॉपर अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, यानी कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी ऑक्सीजन लूज हो गया, उसको हमने क्या कहा, रिडक्शन कहा। ठीक है, तो रिडक्शन में अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि लूज ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन में गेन्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन। कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। रिडॉक्स अभिक्रिया, वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज while the other get reduced during a reaction, such reaction are called a oxidation reaction या फिर redox reaction। यानी कि जो रिएक्टेंट है, ये दो रिएक्टेंट है, एक CuO और H2। तो क्या कह रही है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के माध्यम से चलें तो वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, यानी एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और दूसरा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइज का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, रिडक्शन में ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, तो जैसे कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गेट अ कॉपर और वाटर, इसमें देखो कि कॉपर के साथ इस वाले के साथ रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन की कमी आ रही CuO के साथ। और इसमें देखो कोई H2 है, H2 के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, यानी ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस चल रही है। H के साथ क्या आ गया, O और आ गया, O की वृद्धि हो गई, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया, H2O यानी वाटर। तो देखो एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे में रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, और इसी को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोरोजन की, जिसको संक्षारण कह रहे हैं। कोरोजन है क्या, तो कोरोजन when a metal is attacked by substance around it such as a moisture, acid, etc., it is said to be corrode and called a corrosion। यानी एक मेटल है, जब मेटलिक सब्सटेंस मॉइस्चर और एसिड के कांटेक्ट में आता है, मेटल मॉइस्चर और एसिड के कांटेक्ट में आता है, उस वक्त वो क्या होने लगता है, कोरोड होने लगता है, यानी वो संचरण होने लगता है। संचरण होने का मतलब वो खराब होने लगता है, और जब वो खराब होने लगता है उस वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। जैसे जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल और आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इसे ही हम संक्षारण कहते हैं। यानी इसका एक जीता जागता उदाहरण है, बोलते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन। हमने घरों में देखा होगा कि जब बरसात का सीजन रहता है तो बाहर रखी हुई चीज़ जैसे साइकिल या लोहे की कोई भी चीज़ है, तो जब पानी गिर रहा होता है, पानी थमने के बाद हम देखते हैं कि लोहे पर जंग लग गई है, यानी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया, पानी के कांटेक्ट में आया, तो उसमें क्या हो गई, जंग लग गई है।
साथ ही साथ ठंड में भी देखते हैं कि जब ठंड के टाइम पर ओस की बूंदें पड़ती हैं, ओस की बूंदें जब लोहे पर पड़ती हैं तो लोहे पर जब पड़ेंगी तो उस पर जंग लग जाती है। जैसे अपन देखते हैं इस वाली फोटो में अपन देख पा रहे हैं कि एक तरफ चैन नई है और दूसरी तरफ जंग लगी हुई है। यानी कि जब हमने चैन खरीदी तो नई लाए और उसको हमने बाहर छोड़ दिया और उस पर पानी पड़ गया या वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में यानी नमी के कारण क्या हो गया, उस पर जंग लग गई। तो देखो कि चैन में किस तरीके से जंग लगी हुई है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो दो पाइप हैं कांटेक्ट में हैं, तो पाइप के बीच में देखो ये जंग लगी हुई है, पानी पड़ा हुआ है तो इस पर पूरे में जंग लगी हुई है। इस वाली फोटो में हम देख पा रहे हैं कि ये लोहे की पटरियां हैं, रेल की पटरियां, तो उस पर जो बाहर डली रहती हैं, बारिश होती रहती है ठंडी के टाइम में भी बारिश के टाइम में भी, तो मॉइस्चर के कारण इनमें जंग लग जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। इसमें भी देखो किस तरीके से जंग लगी हुई है। तो इसी को हम कोरोजन कह रहे हैं। यानी कोरोजन के कारण क्या होता है कि कोई भी मेटल होता है वो ख़राब हो जाता है, वो कोई काम का नहीं बचता। जिसके लिए अपन क्या करते हैं कि बचाने के लिए कि कोरोजन ना हो, जंग ना लगे, तो हम उस पर क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं यानी वानस वानस पोत देते हैं। अब बात करते हैं हम रेंसिडिटी की, यानी विकृत गंधिता। अब देखो कि रेंसिडिटी विकृत गंधिता में का अर्थ क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि विकृत है यानी खराब हो चुकी चीज़। जैसे क्या है कि फैट एंड ऑयल्स स्टे इन ओपन फॉर अ लॉन्ग, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकम rancid एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट आर चेंज। यानी कि जब वसा और तेल की चीज़ें लंबे समय तक खुले में रहती हैं तो वो क्या होती हैं, ऑक्सीकृत हो जाती हैं और बासी हो जाती हैं यानी खराब हो जाती हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है। हमने देखा होगा कि जैसे जो पैकेट्स में चीज़ आती हैं तली हुई, चाहे चिप्स हो या कुरकुरे हो, तो क्या होता है कि अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती हैं, पैकेट खुला हुआ है और वो कुछ समय तक एयर के कांटेक्ट में है, तो वो क्या हो जाती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। और वो क्या है ना कि उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है, स्वाद चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चिप्स कुरकुरे हो गए, नमकीन हो गया, तो क्या है कि जब ऑक्सीडाइज होंगे एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो ये ख़राब हो जाते हैं, उनकी स्मेल होती है और टेस्ट होते हैं वो दोनों ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये फिनिश होता है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जिन बच्चों को इस टॉपिक की ज़रूरत है, कंटेंट की ज़रूरत है, तो उस तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस नॉलेज को ठीक तरीके से गेन कर पाएँ। धन्यवाद।